दोस्तों, तो अब बेसिक्स ऑफ चार्ज के बाद अब हम लोग चालू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम लोग दो चार्ज को नियर विसिनिटी पे लाते हैं तो इन दैट केस वो दोनों चार्ज जो है वो आपस में फोर्स अप्लाई करते हैं एंड टू लाइक चार्जेस यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज होने पर वो रिपेल करेगा, दोनों नेगेटिव चार्ज होने पर वो रिपेल करेगा, और टू अनलाइक चार्जेस यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने पर वो हमेशा आपस में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू कितना है इसको निकालने के लिए जैसे हर चैप्टर के शुरुआत में हम एक लॉ पढ़ते हैं तो यहां पर भी हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज द कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन जनरल। तो जैसे कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े थे, एग्जैक्टली सिमिलरली यहां पर हमारा गेम आगे चलने वाली है। तो यहां पर हम लोगों ने दो पॉइंट चार्ज लेते हैं ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। उन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है दैट इज इक्वल्स टू R, और वो दोनों चार्ज को हम लोगों ने हवा पे रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग Q1 और Q2 को साइन जो है यहां पर सेम ले लिए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली Q1 को Q2 रिपेल करेगा और Q2 को Q1 रिपेल करेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होंगे यहां पर, दैट फोर्स एक्सपेरिमेंटली केम आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस, यानी F प्रोपोर्शनल टू आ गया Q1 Q2। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो जस्ट लाइक ग्रेविटेशन इट इज ऑल्सो एन इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो F जो आ गया दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज रिटन इन द फॉर्म 1/4 pi epsilon naught, right? This is written as 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught जो है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होती है वो SI यूनिट पे 9 × 10⁹ होता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज डेफिनेटली कूलॉम, फोर्स इज न्यूटन, R इज मीटर, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, और ये जो फोर्स होगा जस्ट लाइक ग्रेविटेशन विल एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत सारे सिमिलैरिटी है। डिसिमिलैरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो ये है, जो ग्रेविटेशन में रिपल्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहां पर केवल और केवल अट्रैक्शन था, बिकॉज देयर वाज नो कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द नेगेटिव मास। यहां पर जो है, यहां पर चार्ज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहां पर हमारा अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का फंडा जो है वो हमारा रहने वाला है। दैट्स द फर्स्ट मेजर डिफरेंस। द सेकेंड मेजर डिफरेंस इज, दोस्तों ध्यान देना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिफाइन किए थे, कैपिटल G, क्योंकि दो मास के बीच में जो हमारा फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारा मीडियम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये वाला जो हम कांस्टेंट लिखते हैं दैट इज वैलिड ओनली फॉर वैक्यूम ऑब्लिक एयर। तो यहां पर जो वैल्यू हम लोगों ने लिखे हैं ये केवल वैक्यूम या फिर एयर के लिए ट्रू है, कोई दूसरा मीडियम के लिए ट्रू नहीं है। तो दूसरे मीडियम के लिए हम क्या करेंगे सर? तो वहां पर बहुत सिंपल फंडा है। इन जनरल अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बाकी प्रोपोर्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, F का वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन into Q1 Q2 by R square. This is true for a general medium. ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन क्या होगा?
epsilon is called the permittivity of the medium. It is the permittivity of the medium. Okay, right. समझ में आया? अच्छा, कोई भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन जो होता है और एयर का जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है, एयर और वैक्यूम को हम सिमिलर ट्रीटमेंट करते हैं। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं एप्सिलॉन आर। इसका नाम होता है द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव permittivity. It is called the dielectric constant or the relative permittivity. ध्यान देना, this is a unitless constant. This is a unitless constant. Epsilon r जो होता है that is always greater than 1 for any other medium except for air and vacuum. तो दो चार्ज रखने पर जो हमारा मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमारा एयर या फिर वैक्यूम में ही होने वाला है। जो दूसरा मीडियम पे रखने पर ये वाला फोर्स हमेशा रिड्यूस होने वाली है। तो हम लोग जो फाइनल कूलॉम्स लॉ लिखेंगे दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन आर इज एन डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वो हमारा हर मीडियम के लिए दिया हुआ होगा। कोई भी दूसरा मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होने के कारण दो चार्ज के बीच में मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब हम दोनों को हवा में रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम कर लेते हैं। लेट्स सी, मान लो हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं Q एंड Q माइनस Q। ये दोनों के दोनों हमारा पॉजिटिव है, ये हम जानते हैं। कैपिटल Q को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्मॉल q और एक कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। दे आर kept at a distance r apart in air. Find F max between them. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है Q और इसको मैं किस तरीके से तोड़ूंगा वो मेरे हाथ में है। तो दोस्तों यहां पर मेरे पास फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? F will be equals to 1/4 pi epsilon naught small q into capital Q minus small q upon r square। तो बाकी चीजों को लेकर तो मैं हाथ कुछ लगा ही नहीं सकता हूं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है स्मॉल q का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली हमारे हाथ में है। स्मॉल q का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली हमारे हाथ में है। तो ये अगर हमारा हाथ में है तो ध्यान देना एक चीज, दिस इसका जो रूट होगा दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। यानी Q into this must be less than or equals to Q square by 4, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो जो हमारा फोर्स का वैल्यू आएगा मैक्सिमम तभी आएगा जब मैं स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q को मैक्सिमाइज करूंगा। तो जो मेरा F मैक्स का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q square by 4 upon R square. This is equals to Q square
बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स जो कि दोनों के बीच में हमारा लग सकता है. F इज अ मैक्सिमम जब AM और GM हमारा इक्वल होंगे, और AM और GM इक्वल होते हैं तभी जब हमारे पास दोनों चार्जेस का वैल्यू इक्वल होती है, यानी स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. तो Q का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q बाई 2. ठीक है. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हम लोगों ने ग्रेविटेशन में किए थे. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. बिल्कुल आसान, बिल्कुल बहुत ही आसान. मान लो हमारे पास यहां पर दो प्रोटॉन रखा हुआ है. दोनों प्रोटॉन में हम जानते हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है. और प्रोटॉन का मास जो है वो है mp. फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मास ऑफ प्रोटॉन को ले लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन को ले लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब. ठीक है. दोनों प्रोटॉन को मैं एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हूं. मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है r. ठीक है. So, find the ratio of gravitational and electrostatic force acting between them. हम देखना चाहते हैं जो दो चार्ज अगर है एकदम एलिमेंट्री चार्ज, उन दोनों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनका रेशियो कैसा होने वाला है. नाउ लेट्स सी. जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो अगर मैं यहां पर रेशियो लेता हूं Fg बाई Fe, तो मेरे पास आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू G इंटू M1 M2 बाई Q1 Q2. नाउ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9. जी का जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 11. M1 इंटू M2 दोनों का मास तो हमारा इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 54, और Q1 Q2 अगर मैं करूंगा तो 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 38 आएगा. तो इसको एक बार के लिए काट दो. 6.67 बाई 9. ठीक है. अगर मैं करूं तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा दिस विल बी 0.7. ठीक है. थोड़ा सा आगे और करना है तो 7.5. तो 7.5 ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 21, और यहां पर जो हो जाएगा दैट विल बी 10 टू द पावर ऑफ माइनस 16. तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 37. सो दैट विल बी द रेशियो. तो दोस्तों एक चीज ध्यान दो, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल बी मच मच लेस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन हो, इन सब केसेस में हम सिंपली बिना कोई दिमाग लगाए सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और केवल जो है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंसिडर करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses so small can be practically neglected in front of electrostatic force, right? चलो अब थोड़ा सा एक बेटर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बेटर है। ओके दोस्तों, तो दो चार्ज जो है उनका मासेस है 5 ग्राम ईच, ठीक है, एंड चार्जेस जो है वो है 10 to the power -7 कूलम। दोनों को मैंने एक रफ हॉराइजेंटल सरफेस पे रखा और रफ हॉराइजेंटल सरफेस पे रखने पर वो दोनों चार्ज जो है वो हमारा अगर जस्ट इक्विलिब्रियम में है, आई नो दैट नॉट जस्ट, वो दोनों अगर इक्विलिब्रियम में है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू हमारा कितना होना पड़ेगा? इट्स प्रीटी सिंपल आई थिंक। कोई भी अगर मैं एक चार्ज को एनालाइज करता हूं तो ये वाले चार्ज के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है? डाउनवर्ड mg, अपवर्ड नॉर्मल, ये दोनों डेफिनेटली काउंटर बैलेंस्ड होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है उनको तो कंप्लीटली नजरअंदाज कर दो। यहां पर एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है। F मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू n, ठीक है, एंड n का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली mg के इक्वल होना चाहिए। तो F मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू mg, राइट? सो नाउ लेट्स सी what will be Fe, the electrostatic force? That will be 1/4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 to the power 9 Q1 into Q2, that will be 10 to the power of -14, and R is nothing but a 0.1 का होल स्क्वायर, इतना न्यूटन। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 10 to the power of -2, तो 10 to the power of 11, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा that will be 9 into 10 to the power of -3 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा म्यू इंटू mg, m is 5 into 10 to the power of -3 into 10, that must be greater than or equals to f, और f तो डेफिनेटली इक्वल होना पड़ेगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन नहीं होगा। सो दिस वन इज गॉन, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.18। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो कम से कम उसका वैल्यू 0.18 के इक्वल तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे हम थोड़ा बेटर लेवल के क्वेश्चन में भी जाएंगे। ऐसे दो चार्जेस में कोई बहुत ज्यादा तोप वाली चीज कभी होगी ही नहीं, ठीक है, फिर भी चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये है, जो एक ही जगह से दो चार्ज को मैं लटका दिया हूं और जिससे मैं लटकाया हूं वो उसके थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। ये वाला लेंथ है L और दोनों पर मैंने चार्ज दे दिया Q, और इसका भी मास है M, इसका भी मास है M, ठीक है ना। यहां पर मैं जैसे ही छोड़ूंगा, ऑब्वियस सी बात है ये रिपल्शन के कारण इस तरीके से टिकेगा नहीं। ये दोनों चार्ज जो है वो हमारा इस तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल है जो वर्टिकल के साथ बनाता है वो है थीटा, और दिस डिस्टेंस इज अ d, ठीक है। थीटा is given to be small, then we have to find d। हमें d का वैल्यू जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे एक चीज ध्यान दो, बाय सिमेट्री बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल भी डेफिनेटली थीटा ही होने वाला है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ टेंशन लग रहा है T, एक डाउनवर्ड लग रहा है mg,
और एक इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Fe। ठीक है ना। अब जो Fe का वैल्यू होगा वो मेरे पास कितना होगा, 1/4πε0 इंटू Q² बाई d²। ये हमारा Fe का वैल्यू आएगा, राइट। अच्छा, बाय द वे ये वाला को मैं अगर नीचे करता हूं तो दिस विल बी d/2 एंड दिस विल बी d/2, राइट। मैं टेंशन को अब अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करता हूं, लाइक दिस एंड दिस, तो मेरे पास t cos थीटा का वैल्यू आएगा mg, क्योंकि वर्टिकल फोर्स बैलेंस होना चाहिए, और जो t sin थीटा होना चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस भी होना चाहिए। सो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास tan थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा दैट tan थीटा विल बी इक्वल्स टू Fe बाई mg, एंड क्योंकि थीटा हमें ये स्मॉल दिया हुआ है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। अच्छा, अगर दूसरा यहां पर अगर मैं ज्योमेट्री अप्लाई करता हूं तो ज्योमेट्री अप्लाई करते हुए तुम साफ साफ देख सकते हो जो हमारा साइन थीटा का वैल्यू आएगा, दिस इज L, दिस इज d/2, दिस इज d/2L एंड दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली थीटा। ठीक है, साइन थीटा और टेन थीटा दोनों को मैं थीटा मान सकता हूं फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। तो d/2L विल बी इक्वल्स टू Fe बाई mg, यानी Q² बाई 4πε0 mg इंटू d²। ये मैं लिख सकता हूं। सो d² का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q²L, d³ का बाई 2πε0 इंटू mg। तो d का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी Q²L 2πε0 mg to the power of 1/3. So that is the value of d at equilibrium provided the angle is a very very small. दोस्तों तो इसी के कंटिन्यूएशन में एक बात को समझो, अगर दोनों चार्ज हमारा इक्वल हो और दोनों मास हमारा इक्वल हो, भले ही थीटा हमारा स्मॉल हो या ना हो, अगर मान लो यहां पर इसका भी चार्ज है Q और मास है M, और इसका भी चार्ज है Q, मास है M, तो यहां पर अगर मेरा थीटा एंगल बनता है और इस तरफ अगर मेरा एंगल बनता है फाई, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स इक्वेशन हमारा एग्जैक्टली सेम आने वाला है, तो थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फाई। ये बात तो निश्चित है। अच्छा, अब सवाल ये है, व्हाट हैपेंस इफ चार्जेस आर Q1 एंड Q2? क्या होगा अगर हमारा जो चार्ज है, एक तरफ का चार्ज में बड़ा चेंज करके कर देता हूं Q1 और दूसरी तरफ का चार्ज कर देता हूं Q2। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान दो, Fe जो है दैट विल बी Q1 Q2 बाई d²। जो मेरा Fe है दैट विल बी Q1 Q2 बाई d²। तो ध्यान देना, Fe and mg are same in both। दोनों में ही जो फोर्सेस लग रहा है वो तो हमारा एग्जैक्टली सेम लग रहा है। तो दोनों का चार्ज अगर मैं अलग अलग भी कर दूंगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है
वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पर डिपेंड करता है। तो यहां पर भी हमारा इक्विलिब्रियम कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहां पर भी थीटा इक्वल्स टू फाई ही होने वाला है। अब सवाल यहां पर यह आएगी जो व्हाट हैपेंस इफ masses are also different। अगर हमारा दोनों में मास भी डिफरेंट आता है तो इन दैट केस क्या होने वाला है, क्या अब हमारा थीटा और फाई सेम आएगा या नहीं आएगा। देखो अब यहां पर डायरेक्टली बोलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों में फोर्स हमारा डिफरेंट लगेगा। इंट्यूशन ये कहता है जो अगर मासेस डिफरेंट है तो जितना ज्यादा हमारा हल्का मास होगा वो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली उतना ज्यादा चढ़ने वाले हैं। तो एक बात को समझते हैं यहां पर, मान लो यहां पर लेफ्ट की तरफ मास है m1 q1 m1 और दूसरे तरफ मान लो मास है m2। दिस इज q2 m2। यहां पर m2 जो है दैट इज गिवन टू बी ग्रेटर देन m1। अब वर्टिकल के साथ m1 मान लो बनाता है इक्विलिब्रियम में थीटा और q2 अगर हमारा इक्विलिब्रियम में बनाता है फाई, तो थीटा और फाई में क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालनी है। तो लेट्स सी। अच्छा, दोनों का जो ज्वाइनिंग लाइन है वो ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। वॉट एवर बी द वैल्यू आई डोंट नो, बट इन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ही डेफिनेटली हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक इस तरफ लगेगा, Q1 M1 को लिखूं कहां, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, और इस पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारा इस तरीके से लगने वाला है। ये तो दोनों को जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके अलोंग ऑपोजिट लगने वाला है। दिस इज Fe, दिस इज Fe। और इसके अलावा यहां पर जो है वर्टिकली M1G लगने वाला है और यहां पर जो लगने वाला है वो है वर्टिकली M2G। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर टेंशन लगने वाला है T1, यहां पर टेंशन लगने वाला है T2। राइट राइट राइट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। अब हमें थीटा और फाई में रिलेशन बनाने वाला है। पहली बात, टेंशंस का वैल्यू मेरे लिए कंप्लीटली अननोन है, तो मैं ये चाहूंगा जो कि हमारा गेम में कहीं पर भी टेंशन ना आए। बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, क्योंकि ये भी एल है और ये भी एल है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। जहां पर अल्फा का वैल्यू अगर हम देखें तो अल्फा विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 5/2। ये हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो अब दोस्तों ध्यान दो, मैं दो एक्सिस ले रहा हूं। एक ले रहा हूं मैं स्ट्रिंग के अलोंग, ये वाले स्ट्रिंग के अलोंग, और दूसरा जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी डेफिनेटली अल्फा होगा। ठीक है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी डेफिनेटली अल्फा होगा। और अगर हम ध्यान दें, वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग अगर हमारा थीटा बनाता है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा ही होने वाला है। राइट। सिमिलरली यहां पर भी मैं दो एक्सिस ले रहा हूं, एक ये वाले स्ट्रिंग के अलोंग और दूसरा ये वाले स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ अगेन दिस इज अल्फा, तो दिस इज ऑल्सो अल्फा।
और मैंने सही मार्क किया हूं, हाँ ठीक है। और दूसरा, अगर मैंने कुछ तो पंगा किया हूं, नहीं कुछ नहीं किया, और वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग जो है वो हमारा 5 बनाता है, तो यहां पर भी हमारा एंगल डेफिनेटली 5 ही बनने वाला है। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग्स, जो हमारा नेट फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो हमारा नेट फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो एफी का जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज एफी इंटू साइन अल्फा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m1g का स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज m1g इंटू साइन थीटा। सिमिलरली यहां पर अगर मैं आता हूं तो एफी का स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है एफी इंटू साइन अल्फा, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस m2g into sin phi. So now if I divide the two, so we can clearly see that m1 sin theta is equals to m2 sin phi. So हमारे पास आ जाएगा sin theta upon sin phi. Sin theta upon sin phi will be nothing but m2 by m1 that will be greater than 1, क्योंकि मैंने m2 को m1 से बड़ा माना हूं। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें sin theta is greater than sin phi, तो what we will get is theta greater than phi। तो ऑब्वियसली जो हल्का वाला है, जो लाइटर मास है, वो वर्टिकल के साथ बड़ा एंगल बनाएगा एज कंपेयर टू जो भारी वाला है वो डेफिनेटली हमारा छोटा एंगल बनाएगा। तो इंट्यूटिवली जो हम लोगों ने देखे थे वही हम मैथमेटिकली भी प्रूफ किए। जो हल्का वाला है वो हल्का वाला डेफिनेटली वर्टिकल के रेस्पेक्ट में ज्यादा एंगल स्विंग करेगा, और जो हमारा भारी वाला है वो वर्टिकल के रेस्पेक्ट में कम स्विंग करेगा। तो चार्जेस अनइक्वल होने पर हमारा जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब नहीं होती है, दोनों वर्टिकल के साथ एग्जैक्टली सेम एंगल बनाएगा। लेकिन मासेस अगर डिफरेंट होगा तो इन दैट केस वर्टिकल से डिफरेंट एंगल्स बनने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। वैसे ही स्ट्रिंग के सहारे दो मास जो है वो हमारा लटका हुआ है। ठीक है, दो स्फीयर्स है इस तरीके से, दे स्मॉल स्फीयर्स। जो मटेरियल से ये बना हुआ है उसका डेंसिटी है रो नॉट, जो डेंसिटी जो है वो है हमारा रो नॉट। ठीक है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, नाउ ये वाले का भी वही रो नॉट ही है, सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द सिचुएशन इन एयर, दिस इज द सिचुएशन इन एयर when the whole system is immersed in a liquid, theta does not change. थीटा जो है वो हमारा नहीं बदलता है।
यानी एयर का जो सिनेरियो होता है और जो हमारा सिनेरियो लिक्विड में होता है उस पे कोई डिफरेंस नहीं है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू सिग्मा। सवाल यह है, फाइंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, एयर को एनालाइज करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पर लग रहा है टेंशन T, यहां पर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और यहां पर जो लग रहा है दैट इज mg। ठीक है। सो इन एयर अगर मैं एनालाइज करूं, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा t cos थीटा का वैल्यू आएगा दैट t cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, और t sin थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू fe। ठीक है। अच्छा, बाय द वे m का वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल्स टू रो नॉट इनटू v when v is the volume of individual sphere, that is very very small। पॉइंट चार्ज का assumption में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। m will be simply equals to रो नॉट v। ठीक है। तो मेरे पास tan थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू fe बाई रो नॉट v इंटू g। ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है। अच्छा, लेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका k है मान लो, या एप्सिलॉन r जो मानना है मानो। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमारा अगर k है तो ऑब्वियस सी बात है, इन लिक्विड अगर मैं ध्यान दूं, जो हमारा नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू Fe बाई k। ठीक है। हमारा k टाइम से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डेफिनेटली हमारा रिड्यूस हो जाएगा। बट और एक चीज भी तो हमारा कम होगा, ध्यान दो, यहां पर डाउनवर्ड अगर हमारा mg लगेगा तो अपवर्ड तो हमारा बॉइंट फोर्स भी लगने वाला है। ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा रो होगा वो सिग्मा से बड़ा तो होना ही पड़ेगा, वरना तो फ्लोट करना चालू कर देगा। ठीक है, वरना तो वो फ्लोट करना चालू कर देगा। तो जो हमारा इक्विवेलेंट सिचुएशन बनेगा वो डाउनवर्ड होगा mg माइनस बॉइंट फोर्स, इस तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहां पर हो जाएगा टेंशन T जो अभी भी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल ही बनाएगा। नाउ व्हाट इज द बॉइंट फोर्स? व्हाट इज बॉइंट फोर्स? कितना होगा? वॉल्यूम V है, कंप्लीटली इमर्स्ड है, तो बॉइंट फोर्स का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू Vg। ठीक है। बॉइंट फोर्स जो आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू Vg। तो यहां पर अगर मैं टेंशन को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं तो t cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा रो नॉट माइनस सिग्मा इंटू Vg, और t sin थीटा का वैल्यू आ जाएगा Fe डैश दैट इज इक्वल्स टू Fe बाई k। तो इन दोनों को इक्वेट करते हुए मेरे पास जो आएगा tan थीटा का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा Fe बाई k रो नॉट माइनस सिग्मा
इंटू वीजी। बट tan थीटा का वैल्यू है एफई बाई रो नॉट इंटू वीजी, तो सिंपल सी बात है एफई बाई रो नॉट वीजी एफई बाई के रो नॉट माइनस सिग्मा इंटू वीजी। सो एफई और वीजी हमारा कैंसल आउट हो गया ये वाले पूरे गेम से, तो के का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी रो नॉट बाई रो नॉट माइनस सिग्मा। तो दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिससे कि हमारा एंगल जो है उस पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा फ्लूइड स्टैटिक्स जो है वो मैंने यहां पर मिक्स किया था, अदरवाइज आई होप दिस इज प्रेटी ऑब्वियस, मेरे समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, तो तुम लोगों के लिए मैंने ये वाला फिगर को थोड़ा बड़ा करके यहां पे ड्रॉ कर लिया हूं। जो मैंने एक्सिस लिया हूं वो ये वाले के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, और इस वाले के अलोंग और ये वाले के परपेंडिकुलर जो है वो मैं यहां पर ड्रॉ किया हूं, ठीक है? तो सबसे पहले ये वाले बात पे ध्यान दे दो, ठीक है? अच्छा, अब जो भी एनालिसिस में करूंगा वो इन दोनों एक्सिस के अलोंग करने वाला हूं। अच्छा, एफी जो है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अगर मैं एंगल्स देखूं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा कट कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग वाला लाइन है और ये वाला लाइन है ये हमारा कट कर रहा है, तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी हमारा अल्फा होगा, क्लियरली एविडेंट। और यहां पर भी ध्यान दो, ये एंगल डेफिनेटली हमारा 90 डिग्री है, तो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा है। तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो करस्पॉन्डिंगली जो मेरा ये वाला एंगल होगा दैट विल बी ऑल्सो 90 माइनस अल्फा, सो दिस एंगल विल बी अल्फा। पहले एक बात को यहां पर समझ लो। अच्छा, तो ये वाले डायरेक्शन के अलोंग अगर हम पहले इक्विलिब्रियम को कंसीडर करें, सो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मेरे पास क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा एफई इंटू कॉस अल्फा प्लस mg। यहां पर ये वाला एंगल जो है वो डेफिनेटली 60 डिग्री है, mg इंटू कॉस 60। ये वाला डायरेक्शन में तो नॉर्मल कहीं पर गेम में नहीं आ रहा है, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू t का ये वाला डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट t कॉस अल्फा, ये हमारे पास आएगा। और दूसरा यहां पर आ जाओ, इस डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं बात करूं तो ये वाले डायरेक्शन के अलोंग, तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो आएगा दैट विल बी एफई इंटू साइन अल्फा प्लस ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो दैट विल बी mg इंटू कॉस 30 डिग्री। और ये अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा अल्फा है, तो t का इस डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी t साइन अल्फा। तो मैं दोनों का अलोंग द प्लेन जो है उसका इक्विलिब्रियम को कंसीडर किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमें मिलने वाली है। तो पहले वाले इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं तो mg cos 60 इज इक्वल्स टू एफई t माइनस एफई इंटू कॉस अल्फा और mg इंटू कॉस 30 दैट विल बी इक्वल्स टू t माइनस एफई इंटू साइन अल्फा। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूं तो एफई माइनस टी तो हमारा चला गया, तो हमारे पास tan अल्फा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी cos 30 by cos 60। cos 30 is root 3 by 2, cos 60 is half, so this is a root 3। तो अल्फा का जो वैल्यू आ गया है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारे पास सबसे पहले वैल्यू जो है
वो आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अल्फा का वैल्यू एक बार अगर हमारे पास आ जाए तो उसके बाद गेम जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है। ये वाला लेंथ जो है वो हमारा L है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई L स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। राइट, ये हमारे पास Fe का वैल्यू है। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, T माइनस Fe का वैल्यू, तो T माइनस Fe मेरे पास कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू mg cos 60 बाई cos अल्फा, बट वो भी तो हमारा 60 डिग्री है, सो दिस इज गॉन। तो टेंशन T का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस mg। ये मेरे पास सिंपली टेंशन का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुका है। सो अल्फा आ गया है, टेंशन T जो आ गया है। अब हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो है, वो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे? लेट्स सी। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। सो अगर मैं ये वाले डायरेक्शन के अलोंग एनालाइज करूं तो N1 जो है, ये N1 किस तरीके से हो रहा है? ये N1 जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है? इसको सॉल्व करने का एक आसान टेक्निक भी है, उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। अगर देखना चाहते हो तो डायरेक्टली भी देख सकते हो। ठीक है, एक तो इस कंपोनेंट के अलोंग एनालाइज कर लो, या फिर दोनों को एक सिस्टम की तरह मान लो। T और Fe जो है वो हमारा इंटरनल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स में तो केवल N1 है, N2 है और हमारा डाउनवर्ड 2mg है। तो दोस्तों ध्यान दो, अगर हम ध्यान दें यहां पर, ये जो दोनों है, ये दोनों भी हमारा आपस में डेफिनेटली परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ये हमारा 90 है, ये 90 है, ये 90 है। सो दिस वन इज ऑल्सो 90। ठीक है, तो हमारे पास N1 ऐसे लग रहा है, N2 ऐसे लग रहा है। इसके अलावा दोनों mg जो है वो हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है। तो N1 and N2 must balance 2mg. N1 and N2 must balance 2mg as Fe and T are internal force। क्योंकि वो दोनों तो हमारा ऑब्वियसली एज अ सिस्टम मान लूंगा, तो ये तो हमारा इंटरनल फोर्स होगा। तो ऑब्वियसली बात है Fe और T जो है वो हमारा इंटरनल फोर्स है, उस कारण पे N1 और N2 को ही 2mg को बैलेंस करना पड़ेगा। तो N1 को मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले रहा हूं, एक वर्टिकल और एक हॉराइजेंटल, और N2 को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले रहा हूं, एक वर्टिकल और दूसरा जो है वो हमारा हॉराइजेंटल। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल जो है इसके बारे में अगर देखूं तो दिस एंगल इज 30, तो दिस एंगल इज 60, तो दिस एंगल इज अगेन 60। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस इज 30, दिस इज 60। सो ऑब्वियसली बात है, ये अगर हमारा 60 है तो ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री है। समझ में आया ना? ये वाला 30 है तो ये वाला 60 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल वापस 30 डिग्री है। तो अगर मैं यहां पर इसको हॉराइजेंटल बैलेंस करूं और वर्टिकल बैलेंस करूं, तो पहली बात तो ये लिख सकता हूं, जो N1 का जो साइन कंपोनेंट होगा sin 30, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू N2 इंटू sin 60
तो N1 जो आ जाएगा दैट विल बी √3 into N2। ये हमारा पहला रिलेशन है। और दूसरा जो रिलेशन है उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो N1 cos 30 this component plus N2 cos 60 that must be equals to 2 mg. So N1 cos 30 is √3 by 2, √3 N1 by 2, and that is equals to N2, that is half, that is 2 mg. बट N1 जो है वो है √3 N2, तो इसको यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो 3 N2 by 2 plus N2 by 2 that must be equals to 2 mg. तो N2 का वैल्यू जो आ जाएगा that will be equals to mg. N2 का जो वैल्यू आ जाएगा that will be equals to mg, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा N1 का वैल्यू आ जाएगा that N1 is equals to √3 N2 that will be equals to 3 mg. और इन दोनों का, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, देख लो वेक्टर सम जो है वो हमारा 2 mg आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए था क्योंकि डेफिनेटली यही दोनों मिलके तो हमारा 2 mg को बैलेंस कर रहा है। सो पहला 3 पार्ट जो है वो मैंने यहां पर सॉल्व कर लिया। अब ये बोला है जो चार्जेस का वैल्यू निकालो जो कि हमारा धागा काटने के बाद भी ये वाला इक्विलिब्रियम जो हो वो हमारा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इफ स्ट्रिंग कट has no effect on equilibrium, अगर स्ट्रिंग को काटने पर इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो राइट नाउ ये धागा हमारा ऑलरेडी यूजलेस होना चाहिए। यानी इसको सॉल्व करके जो हम लोग t का वैल्यू निकाले हैं दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। बट t का वैल्यू जो है वो मैं ऑलरेडी निकाल रखा हूं, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L स्क्वायर प्लस mg दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्ज होना तो संभव ही नहीं है, दे मस्ट बी अनलाइक। Q1 into Q2 must be equals to minus 4 pi epsilon naught L square into mg। ठीक है, so that should be the value of charges। दोनों का इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, बट जो वैल्यू ऑफ चार्ज है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली यही होना चाहिए। यानी ऑब्वियस सी बात है Q1 and Q2 must be अनलाइक चार्जेस, जो कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमारा एक्ट करे rather than रिपल्सिव। तो दोस्तों यहां पर जो है मेन काम था चॉइस ऑफ एक्सिस। यहां पर हम लोगों ने एक्सिस को जो है दोनों इंक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया। N1 और N2 के लिए तुम उस एक्सिस के अलोंग भी सॉल्व कर सकते थे, बट दैट विल मेक द थिंग वेरी वेरी टीडियस। रादर N1 और N2 के लिए दोनों चार्ज को एक सिस्टम ले लो। उसका मेन फायदा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो टेंसाइल फोर्स है वो दोनों हमारा इंटरनल फोर्स हो जाने के कारण उसका इफेक्ट पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाने के कारण हम सिंपली N1 और N2 का इंडिविजुअल वैल्यूज जो है वो हम निकाल सकते हैं। लास्ट पार्ट में स्ट्रिंग कट वाला फंडा, अगर इक्विलिब्रियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो ओनली पॉसिबिलिटी राइट नाउ स्ट्रिंग गेम में है ही नहीं, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज
दैट टेंशन अभी राइट नाउ जो निकल रहा है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 और उसको 0 के साथ इक्वेट करते हुए Q1 Q2 में एक रिलेशन जो है वो हम लोगों ने निकाल दिए हैं। ओके